हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा बाय शिखा। आज की वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है भारत में महिला आंदोलन, वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया। तो आप सभी नाम से ही समझो, महिला आंदोलन मतलब महिलाओं के लिए आंदोलन। ऐसे आंदोलन जो महिलाओं के अधिकारों के बारे में बात करते हैं, उनकी सुरक्षा के बारे में बात करते हैं, उनके अवसरों के बारे में बात करते हैं, उनको हम महिला आंदोलन बोलते हैं। तो भारत में जो महिला आंदोलन है वो एक डेडिकेटेड मूवमेंट है जो महिलाओं के समान राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों व अवसरों को परिभाषित करने और उनकी रक्षा करने के लिए है। मतलब जो वुमेन्स के जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और जो सोशल राइट्स हैं और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो उनको ये प्रोटेक्ट करते हैं और स्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं वुमेन्स मूवमेंट, महिलाओं के आंदोलन जो महिलाओं के लिए बात करते हैं। तो भारत में महिला आंदोलन विदेशों में नारीवाद आंदोलनों से प्रेरित था। मतलब जो विदेश में, जो ब्रिटेन में जो फेमिनिज्म की जो लहर आई थी, उससे हमारा महिला आंदोलन प्रेरित था। वे महिलाओं से संबंधित मुद्दों से निपटते थे और महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें पुरुषों के बराबर लाने की बात करते थे। ठीक है, तो जैसे जैसे 1800 का जो दशक आया, उसमें दुनिया भर में नारीवाद की लहर चलनी शुरू हो गई थी और तब से एक महिला के जीवन के सभी क्षेत्रों को शामिल करने के लिए जो ये फेमिनिज्म की जो लहर थी वो विकसित होती चली गई। तो उसी से प्रेरित होकर भारत में भी जो लहर थी उसके प्रभाव से महिला आंदोलनों की शुरुआत हुई। तो शुरू में जब ये आंदोलन स्टार्ट हुए थे तो प्रारंभ में ये केवल बुरी प्रथाओं को ख़त्म करने के बारे में बात करते थे, क्योंकि उस समाज में हमारा जो इंडियन सोसाइटी है वो एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पितृसत्तात्मक समाज है। और जितने अधिकार महिलाओं को अभी हैं, लड़कियों को अभी हैं, 1800 के टाइम में वो सभी राइट्स और अधिकार औरतों को नहीं थे। आपने भी सुना होगा उस टाइम पर इतनी सारी बुरी प्रथाएं थी, कुरीतियां थी, सती प्रथा, आपका बाल विवाह, बहु विवाह मतलब एक से ज्यादा विवाह। तो जो ये कुरीतियां थी वो समाज उससे पूरी तरह से ग्रसित था। तो प्रारंभ में जब ये जो आंदोलन स्टार्ट हुए थे तो वो केवल इन प्रथाओं को खत्म करने के बारे में बात करते थे। फिर उन्होंने धीरे धीरे महिलाओं की स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए बात की, उनके लिए अधिक अधिकार मतलब राइट्स को बढ़ाने की बात की, और लास्ट में उन्हें एम्पावर बनाने के लिए बात की, उनको सशक्त करने के लिए बात की। फिर जैसे जैसे मॉडर्न वर्ल्ड आया तो आधुनिक विचार में महिलाओं को पुरुषों के समान स्वतंत्रता देने, जो पुरुषों के जो राइट्स है, जो मेंस के जो राइट हैं, उसी के इक्वल में महिलाओं को भी राइट्स मिलने चाहिए, उतनी ही आज़ादी मिलनी चाहिए। उन्हें महिलाओं को अधिक विकल्प प्रदान करने, ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। इन सभी मुद्दों को भी बाद में इन आंदोलनों में शामिल किया गया। ठीक है, तो जो ये वुमेन्स मूवमेंट है उनको हम 2 फेजेस में समझने की कोशिश करेंगे। तो एक होता है औपनिवेशिक काल में महिला आंदोलन, मतलब कॉलोनियल पीरियड, जब आपका 19th सेंचुरी चल रही थी, 1800 का दशक जो चल रहा था। ठीक है, और एक पढ़ते हैं हम पोस्ट कॉलोनियल, मतलब आज़ादी के बाद। तो 19वीं सदी में हम महिला आंदोलनों को 2 रूप में विभाजित करके समझने की कोशिश करेंगे। तो एक तरफ थे सामाजिक सुधार आंदोलन, मतलब सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, जो कुरीतियां थी उनको खत्म करने के लिए, और दूसरा है राष्ट्रवादी आंदोलन, मतलब नेशनलिस्ट मूवमेंट। जब हम आज़ादी की तरफ हम बढ़ रहे थे तब महिलाओं का क्या योगदान रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो आप सभी ने राजा राम मोहन रॉय जी का नाम तो सुना ही होगा। तो 1828 में जो सती प्रथा थी, जो विधवा औरतें थी, उनका जब मतलब पति मर जाता था तो वो भी खुद उनके साथ आग में उनको भी जला दिया जाता था। तो राजा राम मोहन ने इन कुरीतियों को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया और फिर उन्हीं के प्रयासों के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1829 में सती प्रथा को अवैध और दंडनीय अपराध घोषित किया। ठीक है, तो उन्होंने अन्य कृतियों को के लिए भी जो है, उन्होंने अन्य कृतियों का भी विरोध किया, जैसे जो बाल विवाह होता था या बहु विवाह मतलब एक से ज़्यादा विवाह, तो उन्होंने इन कृतियों का भी विरोध किया। और जो राजा राम मोहन रॉय थे उन्होंने महिला शिक्षा का समर्थन किया और जो विधवा होती थी उनके विवाह को भी उन्होंने समर्थन दिया।
उसके बाद 1856 में जो सबसे बड़ा कदम उठाया गया विधवा पुनर्विवाह के लिए, तो उसको एक लॉ बनाया गया था 1856 में, विधवा पुनर्विवाह। तो वो किसके योगदान के द्वारा बनाया गया था? वो बनाया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के द्वारा, जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह के प्रचार प्रसार की दिशा में काम किया था। उसके बाद दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी और उन्होंने लड़के और लड़की दोनों को अनिवार्य शिक्षा देने पर जोर दिया था। उसके बाद ज्योतिबा फुले जी थे। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्वदेशी रूप से संचालित स्कूल खोला और उन्होंने महिलाओं की पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा जोर दिया और बहुत सारे स्कूल भी उन्होंने खोले। तो 19वीं सदी के सामाजिक सुधार आंदोलनों के परिणाम स्वरूप महिलाओं के शिक्षा में विस्तार हुआ। ठीक है, अब लड़कियों के लिए थोड़े से द्वार खुल गए थे कि अब उनको जो है शिक्षा के अवसर मिलने लग गए थे। जो कुरीतियां थी वो खत्म हो गई थी, सती प्रथा जो थी, बाल विवाह थे, जो ऐसी कुरीतियां थी वो अब बहुत कम हो गई थी। और अब महिलाओं के लिए शैक्षणिक संस्थानों में उनके प्रवेश से 19वीं सदी के अंत तक, मतलब 1800 के अंत तक बड़ी संख्या में अंग्रेजी शिक्षित मध्यम वर्ग की महिलाएं अब पैदा होने लगी थी। मतलब अब उनको अवसर मिलने लगे थे और उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों में अब अपनी उपस्थिति दर्ज कराना शुरू किया। तो यहाँ से आप समझो कि जब कुरीतियां खत्म हुई तो फिर महिलाओं को पढ़ने के अवसर मिलने लगे और अब वो पॉलिटिकल गतिविधियों में भी, पॉलिटिकल चीजों में भी अपने तरफ से बोलने लग गई। अब आता है आजादी का समय, आजादी से पहले का समय। तो जो 1905 का जो बंगाल का विभाजन था, जो स्वदेशी काल आप सभी ने पढ़ा होगा, तो उसमें जो महिला संगठनों थे उनका गठन हुआ और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया था। जो सरला देवी थी, उन्होंने 1910 में लाहौर में भारत स्त्री महामंडल का गठन किया था और एनी बिसेंट ने भी होम रूल लीग की स्थापना की थी। इसके अलावा जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसमें भी सभी वर्गों की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और महात्मा गांधी के द्वारा उन्हें सत्याग्रह की शिक्षा भी दी गई थी। उसके बाद 1931 में 1931 में सरोजनी नायडू ने भारत की महिलाओं के आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। सेकंड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें वुमेन को रिप्रेजेंट किसने किया था? सरोजनी नायडू ने। अब जो महिलाएं थी उनमें एक जागरूकता आ गई थी, अब वो अपने हक के लिए बोलने लग गई थी और भारत की आज़ादी के लिए अब महिलाएं भी पूरी तरह से पुरुषों के साथ चल रही थी। आप यहाँ समझो कि आज़ादी पूरी तरह से नहीं थी, लेकिन पहले के मुकाबले 1800 के मुकाबले अब उनमें थोड़ी सी जागरूकता ज़्यादा थी और उनको थोड़े ज़्यादा चांसेस मिल रहे थे। ठीक है, उसके बाद जो सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज थी उसमें भी महिलाओं के लिए अलग से एक रानी झांसी रेजिमेंट बनाया गया था। तो ये यहाँ सभी इन चीज़ों से आप देख सकते हो कि फिर महिलाओं को पहले के मुकाबले ज़्यादा अवसर मिलने लगे थे, उनमें खुद में ज़्यादा जागरूकता आ गई थी और उनको भी ज़्यादा राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ अब मिलने लग गई थी। उसके बाद आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, जो अभी तक चलता आ रहा है। तो यहाँ पर महिलाओं के जो मेन आंदोलन है, जैसे आपने सुना होगा चिपको आंदोलन, तो 1970 के दशक में जब पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए महिलाएं खुद जो है वो पेड़ से चिपक गई थी और महिलाओं ने विरोध किया था कि हम पेड़ों को कटने नहीं देंगे। तो इसको बोलते हैं चिपको आंदोलन और इसमें महिलाओं ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद आपके इतने सारे लॉज बने हैं, दहेज निरोधक लॉ बना है आपका 1980 में, 2005 में भी आपका दहेज से रिलेटेड एक लॉ बना है। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होगा। तो ये सभी किस लिए बने हैं? अब महिलाएं खुद के हक के लिए बोलने लगी है, महिला संगठनों ने खुद के लिए आवाज उठाई है। तो अब जो है वो केवल कुरीतियों तक सीमित नहीं है, केवल शिक्षा तक सीमित नहीं है, अब उनको पॉलिटिकल राइट्स भी चाहिए, उनको इकोनॉमिक राइट्स भी चाहिए, उनको सोशल राइट्स भी चाहिए और उनको समाज में उनको पुरुषों से नीचे ना रखा जाए। पुरुषें और महिलाएं दोनों को समान अवसर मिले, समान अपॉर्चुनिटीज मिले, समान अधिकार मिले, राइट्स मिले और बराबरी मतलब इक्वालिटी मिले दोनों को। तो आज जो है जो महिला आंदोलन है उनका जो वर्चस्व है, उनका जो पूरा एरिया है, जो उनका डोमिनियन है वो पूरा बढ़ गया है। ठीक है, आपके इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के पेपर में ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, या तो लॉन्ग आंसर में आएगा या शॉर्ट क्वेश्चन में ये ज़रूर आएगा। तो आपको एक्सप्लेन करना है, पहले इंट्रो देना है कि वुमेन मूवमेंट्स होता क्या है, महिला आंदोलन होता क्या है।
उसके बाद आपको बताना है उसको 3 फेजेस में डिवाइड करके। एक होगा आपका 1800 का दशक, ठीक है, जो 19th सेंचुरी थी, उसमें क्या महिला का योगदान रहा था। फिर आएगा आपका कॉलोनियल पीरियड, जब हमारे भारत के ऊपर जो अंग्रेज थे वो शासन कर रहे थे। और लास्ट में आएगा पोस्ट कॉलोनियल, जिसमें अभी तक का जो करंट पीरियड चल रहा है वो भी इंक्लूड हो जाएगा। आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।